हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने बंगाल पे ब्रिटिश का आधिपत्य देखा था, हमने पंजाब पे ब्रिटिश का आधिपत्य देखा था, हमने मैसूर पे देखा था, हमने मराठास पे देखा था। और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो अवध के बारे में पढ़ा था और देखा था कि कैसे बाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगा के अवध को अंग्रेज अपने राज्य में विलय कर लेते हैं। और उसके बाद जो शुरू होती हैं वो उनकी साम्राज्यवादी नीतियां शुरू होती हैं। अब वो पूरे भारत पे कंट्रोल करने की मंशा बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे उन पे क्या है अधिकार कर लिया था। अब वे उन पे रूल करना चाह रहे थे, कैसे कैसे उनको रूल किया जाए, जो छोटे छोटे अभी और भी राज्य हैं उनको कैसे अपने हाथ में लिया जाए। तो इसके लिए उनकी साम्राज्यवादी नीतियां आती हैं। ये साम्राज्यवादी नीतियां क्या हैं दोस्तों? ये साम्राज्यवादी नीतियां यही हैं कि एक मतलब ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए कि कैसे भी अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लाया जाए ताकि पूरा भारत कंट्रोल में आ जाए। एक तरीके से ऐसा होता नहीं कि हम अपना कोई काम करते हैं तो पहले अपने स्तर पे करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। अभी तो अपने एरिया में था, अब दूसरे के एरिया में जाके हम करते हैं। तो वही एक तरीके से क्या है, ये अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहे थे, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और क्लास को शेयर कर दें। शेयर करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन जब मिलता है तो वही मोटिवेशन मुझे बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां देखिए क्या क्या नीतियां दी। एक तो उनकी सहायक संधि, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब्सिडरी अलायंस जिसको बोलते हैं, उसको सहायक संधि बोलते हैं। व्यापकता का सिद्धांत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी बोलते हैं। अन्य नीतियां भी पढ़ेंगे जैसे कि घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीतियां, और क्या है आपकी अधीनस्थ संघ की नीतियां, समान संघ की नीतियां। ऐसी ऐसी नीतियां ये लोग लाते हैं, अलग अलग तरीके उनको अपनाते हैं। रूल ऑफ पैरामाउंटेशन भी लाते हैं, बहुत सी सारी चीजें लाते हैं। तो ये आपका कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड बेलेजली। तो यही स्टार्ट करता है साम्राज्यवादी नीति का जो जनक है वो आपका कौन है? वो लॉर्ड बेलेजली ही है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में साम्राज्यवादी नीति किसने स्टार्ट की थी तो लॉर्ड बेलेजली ने ही स्टार्टेड की थी। तो ये लॉर्ड बेलेजली है जिसने भारत में साम्राज्यवादी नीतियां स्टार्ट की थी। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक नीति को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सहायक संधि। ये सहायक संधि क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। सहायक संधि जिसको इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस बोला जाता है, इसका मतलब एक तरीके से ऐसा होता है किसी के साथ मित्रता बना लेना और मित्रता करके उसके साथ मिल जाना और उसमें अपनी सेना रख देना और उसको सहयोग की बातें करना, एक तरीके से उसको लालच देना और उसका सहयोग प्राप्त करना और धीरे धीरे उसको अपने राज्य में मिला लेना, अपने अंडर में कर लेना। यही सब्सिडरी अलायंस कहलाता था, एक तरीके से सहायक संधि कहलाता था। क्या कहते थे कि आपको कोई भी अगर आपका कहीं भी युद्ध होता है तो हम आपके साथ हैं। अंग्रेज ऐसा बोलते थे कि हम आपके साथ हैं। और वो व्यक्ति भी इतना मतलब ऐसा होता था कि चलो ये साथ है तो हम पे अब कोई मतलब वो भी नहीं है, कोई हमसे युद्ध करेगा तो इनको साथ में ले लेंगे, ऐसा होता था। और ऐसे ऐसे करके अंग्रेज सबको अपनी ओर मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे पृष्ठभूमि क्या है। ये जो सहायक संधि है इसका जो जनक माना जाता है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। कहते हैं कि डुप्ले ने ही सबसे पहले ये अपने लेवल पे स्टार्ट की थी। क्या? सहायक संधि। उसने किस तरह से स्टार्ट की थी? भारतीय राजाओं को सहायता देकर उनसे धन प्राप्त करना। उनको सहायता देता था कि हम अपनी आर्मी आप लोगों को दे रहे हैं, आप हमारी सेना रख लीजिए, आप सेना का इस्तेमाल कीजिए युद्ध में और आप हमको उस सेना का क्या है रेवेन्यू देते रहिए, एक तरीके से उनकी सैलरी देते रहिए। तो देखिए सेना भी अपनी वहां पे रख गई और उनसे रेवेन्यू भी मिल गया और सेना अपने काम में भी आएगी और उन पे रूल करने के भी काम में आएगी। तो ऐसा क्या था, ये डुप्ले ने स्टार्ट की थी। कौन था पूछा जाए कि भारत में जो सहायक संधि का जनक है वो कौन है तो वो डुप्ले ही है। ये जो डुप्ले है ये कहाँ का गवर्नर है? ये जो डुप्ले है ये आपका क्या है? फ्रांस का गवर्नर है। अब इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले अवध पर लागू किया था। क्या है ये जो अवधारणा है सहायक संधि की? ये जो क्या बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस टाइम पे क्या होते हैं
उस टाइम पे क्या होते हैं, बंगाल के गवर्नर होते हैं। तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले ये कहाँ पे लागू किया था, इस सहायक संधि को अवध में लागू किया था। तो सबसे पहले अवध को ही एक तरीके से मैं बोलूं तो सहायक संधि के जरिए सबसे पहले किस भारतीय राज्य को मिलाया गया था अंग्रेजों के राज्य में, तो वो अवध था। मैं आगे इनका कंटेंट भी लेके आया हूँ, डिटेलिंग लेके आया हूँ। तो लॉर्ड बेलेजली के बारे में देखते हैं। लॉर्ड बेलेजली ने 1798 से लेके और 1805 में सबसे पहले बंगाल में सैद्धांतिक रूप से इसको लागू कर दिया। कहाँ पे लागू किया, सैद्धांतिक रूप से बंगाल में इसको लागू किया था। और लॉर्ड बेलेजली था जो थे, उनका उद्देश्य क्या था, भारत में कंपनी को सर्वोच्च बनाना उनका पहला मकसद था। लॉर्ड बेलेजली उद्देश्य क्या था उनका, भारत में कंपनी को सर्वोच्च बनाना था। यहाँ पे मैंने सही से मतलब एक तरीके से लिखा नहीं है, मैं सही से लिख दूंगा। अब यहाँ पे समस्या उनके साथ में क्या आ रही थी, लॉर्ड बेलेजली के साथ समस्याएं कुछ थी, क्योंकि समस्या तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप इतनी बड़ी सहायक संधि को लॉन्च कर रहे हो तो समस्या तो आएगी ही। समस्या क्या थी, समस्या जो थी कि नेपोलियन का उदय, भारत में क्षेत्रीय राज्यों की फ्रांसीसियों से मित्रता हो गई थी। एक तो नेपोलियन का उदय हो गया था फ्रांस में, और फ्रांस से लोगों की बड़ी मित्रता वाले संबंध थे भारतीयों के, जैसे कि मैसूर का बड़ा ही अपना उनका एक मित्रता वाला संबंध था। टीपू सुल्तान का जैकोबिन क्लब उन्होंने ज्वाइन किया था। नेपोलियन को पत्र भी लिखा था आपके टीपू सुल्तान ने। अंग्रेज समर्पित राजनीतिक शक्ति का अभाव, और जो भारतीय राज्य थे वो अंग्रेजों की तरफ समर्पित नहीं थे, तो ये भी उनके लिए एक समस्या थी। भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की मांग में कमी, और जो भारत में जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं थी उनमें बड़ी ही कमी आ रही थी, मतलब लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक ब्रिटिश के लिए समस्या थी। अब सहायक संधि व्यवस्था एक प्रकार की सैन्य और मैत्री व्यवस्था होती थी। सहायक संधि के जरिए इन्होंने क्या किया था, इन सारी समस्याओं पर एक तरीके से मैं बोलूं तो उन पे क्या कर लिया था, एक तरीके से उन पे काबू पा लिया था। और सहायक संधि क्या थी, एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो क्षेत्रीय शक्तियां होती थी उनको क्या है, थोड़ी सैन्य व्यवस्था दे दी, उनको सैन्य सहायता दे दी, और उनसे मित्रता पूर्वक अपने संबंध व्यवस्थित कर लिए। तो यहाँ से क्या हो जाती थी, सहायक संधि हो जाती थी उन लोगों से। अब सहायक संधि की विशेषताएं देख लीजिए, यहाँ पे क्या है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे जो विशेषताएं हैं मैं यहाँ पे इस तरह से भी लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या इनकी विशेषताएं थी। देखिए, देशी रियासतें जो थी उनको ब्रिटिश रेजिमेंट रखेंगी, जो शासन प्रबंधन में उनको परामर्श देंगे। ब्रिटिश रेजिमेंट मतलब एक ऐसा दल रहेगा ब्रिटिशर्स का जो कि देशी रियासतों के ही दल में शामिल रहेगा, उन्हीं के पास रहेगा, और वहीं से उनका राशन खाना पीना सब कुछ वहीं से होगा, सैलरी वगैरह सब कुछ वहीं से होगी। और वो शासन के प्रबंधन में उनको सहायता भी देंगे, किनको, देशी रियासतों को। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था सहायक संधि में, कि हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम तो आपके शासन प्रशासन में आपकी हेल्प करेंगे और आपको सैन्य सहायता देंगे। ऐसी बातें अंग्रेज बोल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब कोई चीज मतलब आपके साथ कोई बैठने लगे तो पहले तो वो आपको दूर दूर से आपसे बातें करेगा, लेकिन जब वो आपके पास बैठने उठने लगेगा फिर वो आपको आंतरिक रूप से भी आपके साथ जुड़ जाएगा, और फिर आंतरिक रूप से जब जुड़ जाता है तो वो आंतरिक रूप से आपको क्या है, हस्तक्षेप भी करने लगता है, आपको गाइड भी करता है, कभी कभी आप लोगों के लिए चुनौती भी बन जाता है कभी कभी। तो ऐसा ही होता है, जो देशी रियासत संधि करेगी वह किसी अन्य शत्रु या राज्य, किसी शत्रु राज्य या यूरोपीय शक्ति को शरण नहीं देगी। ऐसे भी इन्होंने बोला कि अगर आप हमसे संधि कर लेते हो तो ऐसा नहीं है फिर आप मतलब मेरा कोई दुश्मन राज्य है या मेरा कोई शत्रु है या कोई यूरोपीय शक्ति और आ जाए तो आप उसके साथ भी अपना कोलेब्रेशन कर लें, एक तरीके से आप उसके साथ भी मिल जाएं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल भी शरण नहीं देंगे। ये विशेषताएं थी इस सहायक संधि की। और देशी रियासत की रक्षा के लिए वहां अंग्रेजी सेना रहेगी, जो भी देशी रियासत होगी वहां पे अंग्रेजों की सेना भी रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे रक्षा के लिए रहेगी, कि अगर कभी भी कोई भी मतलब राज्य आप पे हमला करता है तो हमारी सेना आपके साथ रहेगी, लेकिन उसका जो खर्च है वो रियासत खुद ही वहन करेगी। मैं आपकी सेना तो आपको दे दूंगा अपनी, लेकिन आपको मेरी सेना का क्या है, खर्च उठाना पड़ेगा, और वो भी किस तरह से, नगद वेतन पे ये सेना रहेगी, और राज्य का कुछ इलाका भी कंपनी को सौंपना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मैं आप लोगों के लिए सहायता कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ हिस्सा आपके राज्य में भी मेरा रहेगा।
तो कंपनी का हिस्सा आपके राज्य में भी रहता है। ये बात अंग्रेज बोलते हैं कि हमारा राज्य पर भी थोड़ा बहुत हिस्सा रहेगा, आपकी रियासत में हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा रहेगा कुछ इलाके पर। और क्या है, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि या मित्रता नहीं करेगी। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं कि किसी भी देश से वो ना तो मित्रता करेगी, ना ही कोई संधि करेगी, ना ही कोई युद्ध करेगी, जब तक कि कंपनी उसका आर्डर ना दे दे। अर्थात रियासत अपनी विदेशी नीति को कंपनी को सौंप देगी। कोई भी विदेश नीति नहीं होगी। मतलब विदेश नीति में क्या होता है, युद्ध होते हैं, संधियां होती हैं, मित्रता होती है, ट्रेड होता है, ये सारी सारी चीजें आप क्या है नहीं करोगे। ये अंग्रेजों ने बोला। अब देखिए आगे मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट लेके आया हूं। यहाँ पे देखिए, किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को सेवा में ना रखना। ये सहायक संधि की क्या है विशेषताएं। देखिए सहायक संधि की जो विशेषताएं, सबसे पहली तो ये है, किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को आप सेवा में नहीं रख सकते हो, जैसा कि हम पीछे बता भी चुके हैं। राज्य की विदेश नीति कंपनी के अधीन हो जाएगी, ये भी हम पॉइंट आपका बोल चुके हैं। राज्य में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति होगी, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है। रियासत में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति होगी, एक दल रहेगा जो कि सेना भी एक तरीके से रखेगा और आपका क्या है उसमें प्रशासन वगैरह में भी आपका क्या है सहयोग करेगा। आंतरिक व बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, कोई भी आंतरिक या बाहरी आक्रमण होता है तो आपके साथ अंग्रेजी सेना रहेगी। रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ऐसा अंग्रेजों ने बोला, लेकिन बाद में होता है हस्तक्षेप। तो ये सारी की सारी क्या है विशेषताएं इस मतलब सहायक संधि की। तो आप लोगों को आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और भी कुछ पॉइंट हैं क्या। तो बिल्कुल हैं सर। अब क्या है देखिए दोस्तों, कुछ देशी राज्यों इस संधि को स्वतः स्वीकार कर लिया। मतलब कुछ देशी राज्यों ने इस संधि को स्वतः स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ हैं जो स्वीकार नहीं भी करेंगे। तो कुछ ने तो स्वतः ही अपना क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और कुछ ने युद्ध में पराजित होकर, नहीं आप ऐसे कर रहे हो तो युद्ध लड़ो, युद्ध लड़के आप हारोगे तब हमको स्वीकार करोगे। तो सहायक संधि को स्वीकार कर लिया युद्ध करके, युद्ध में पराजित होके। और कुछ पर इन्होंने क्या किया था, कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन का आरोप लगाकर बेलेजली ने क्या किया था, एक तरीके से मैं बोलूं तो इनको मिला लिया था। किसमें मिला लिया था, किसमें मिला लिया था, कुशासन का आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा के मिला लिया था, आपका अपने राज्य में मिला लिया था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे कैसे क्या होता है। बेलेजली द्वारा की गई प्रमुख सहायक संधि। तो बेलेजली ने जो सहायक संधियां की थी वो कैसे कैसे की थी, देखिए यहाँ पे बेलेजली ने सहायक संधियां की थी। और कुशासन का आरोप कहाँ कहाँ पे लगाया गया था, कर्नाटक में भी लगाया था, तंजौर में भी लगाया था, सूरत पर भी लगाया गया था। और कुशासन का आरोप तो आपका अवध में भी लगाया गया था, लेकिन वो अवध में लगाया गया था व्यापक सिद्धांत के आधार पे लगाया गया था। वहां पे व्यापक सिद्धांत जब चल रहा था तब लगाया गया था। तो हम वहां पे डलहौजी के कार्यकाल में वहां पे चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए कि सहायक संधि के जरिए किन किन राज्यों को मिला लिया गया था। तो देखिए सहायक संधि के जरिए किन किन चीजों को मिलाया गया था। देखिए हैदराबाद, सबसे पहले सहायक संधि के जरिए किसी राज्य को अगर मिलाया गया था तो वो हैदराबाद था। मैंने अभी पीछे बोला था कि अवध था। अवध पे सबसे पहले लागू करने की कोशिश की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन ये पूर्णतः ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि अवध पे शासन तो 1856 तक रहता है ना। तो अवध को क्या था, पहले तो सबसे पहले हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम सेकंड, उसको क्या है 1798 में बेलेजली के द्वारा एक सहायक संधि की जाती है और उसको क्या है मिला लिया जाता है। फिर उसके बाद मैसूर जो कि 1899 सहायक संधि के जरिए इसको मिला लिया जाता है। हालांकि इनके साथ युद्ध होते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो सहायक संधि से मान जाते हैं, कुछ लोगों के साथ युद्ध होता है तब वो मानते हैं। तंजौर को भी 1799 में मिला लिया जाता है। अब जिस टाइम पे सादत अली खां का शासन होता है, सादत अली खां का जो सेकंड सादत अली खां होते हैं जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये अवध को क्या कर लेते हैं, उसमें मिला लेते हैं। किसमें मिला लेते हैं, बेलेजली सहायक संधि के जरिए मिला लेते हैं। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय होते हैं 1802 में, तो उनके साथ मैंने आपको जो पेशवा वाला पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा कि बाजीराव द्वितीय और रघुनाथ राव बार बार अंग्रेजों से मिलते हैं जाके। तो अंग्रेज जब मिलते हैं तो एक तरीके से क्या हो जाती है, उनकी सहायक संधि हो जाती है कि हम आपको सहायता देंगे, आपको सैन्य देंगे। मैंने बताया था 25,000, शायद 25,000 बोला था, या शायद 2500 की सेना की टुकड़ी रघुनाथ राव को दी थी अंग्रेजों ने। तो ये सब क्या था, ये सहायक संधि ही तो थी।
और बरार जो यहाँ पे भोसले मतलब एक तरीके से ये भी मराठा ही थे, तो वहां पर भी इनको मिला लिया गया था 1803 में। सिंधिया 1804 में मिल गए थे, होलकर 1818 में मिल गए थे। जब मतलब मराठाज यानी कि पेशवाओं का जो एक तरीके से लास्ट युद्ध होता है और उसमें मराठाज हार जाते हैं और अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये मिल जाते हैं इस तरह से। तो ये क्या थे, एक तरीके से सहायक संधि था। सहायक संधि में कितने राज्यों को मिला लिया गया था, तो ये सारी चीज आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए सहायक संधि का देशी रियासतों पर प्रभाव क्या पड़ा था। देखिए प्रभाव क्या क्या पड़ा था। एक तो देशी रियासतों के शासक नाम मात्र के शासक रह गए थे। क्या प्रभाव पड़ा था इन पे कि जो देशी रियासत के जो शासक थे वो नाम मात्र के शासक रह गए थे। और देशी रियासतों की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी बिगड़ गई थी। बिगड़ क्यों नहीं जाती, क्योंकि सेना का खर्च, बेफालतू में सेना का खर्च देना पड़ रहा था, सैलरी देनी पड़ रही थी, तो ये अर्थव्यवस्था तो बिगड़ना ही बिगड़ना था। देशी रियासतों के कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप, और देशी कार्यों के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं या जो भी सांस्कृतिक वगैरह जो भी कार्य होते हैं, आर्थिक कार्य होते हैं, उनमें क्या था, ये निरंतर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। और देशी रियासतों की स्वतंत्रता का हनन भी हो रहा था। अब उनकी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है, उनका हस्तक्षेप भी हो रहा है, नाम मात्र के शासक हैं, तो स्वतंत्रता का तो हनन होना ही था। तो ये देशी रियासतों पर क्या है, सहायक संधि की एक तरीके से क्या है प्रभाव थे, जो आप लोगों को बखूबी समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ होते हैं ये बातें समझते हैं। तो सहायक संधि से कंपनी को देखिए क्या क्या लाभ हुए थे। एक तो कंपनी को क्या लाभ हुआ था, फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था वो पूर्णतः समाप्त हो गया था इस सहायक संधि की वजह से। कंपनी का जो लाभ था वो क्या हुआ था, एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाभ हो रहे थे। जैसे कि मैं यहाँ पे सहायक संधि के जरिए कंपनी को क्या लाभ हुआ, फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था खत्म हो गया। सेना के संगठन पर खर्च जो हो रहा था उससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब सेना का खर्च कौन भरेगा, देशी रियासतें भरेंगी। कंपनी के शत्रुओं व क्षेत्रीय शक्तियों को नष्ट करना, क्योंकि जब तक सहायक संधि के साथ जो भी राज्य मिल जाता था वहां पे कोई भी और राज्य या और शत्रु वहां पे शरण ले ही नहीं सकता था। देशी रियासतों में निरस्त्रीकरण, क्या बोला, देशी रियासतों में क्या होता था, निशस्त्रीकरण हो गया था कि आप कोई भी शस्त्र नहीं रख सकते हो। और देशी रियासतें संघ या गुट बनाने में असमर्थ थी। अब देशी रियासतें कोई भी अपना संघ, कोई भी अपना गुट नहीं बना सकती थी। कंपनी की साम्राज्यवादी सीमा का विस्तार भी बढ़ रहा था, क्योंकि सारी की सारी चीजें कंपनी के अधीन हो गई थी, अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। अब वो क्या कर रहे थे, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ा रहे थे, सीमाओं को बढ़ा रहे थे, विस्तार कर रहे थे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए जा रहे थे। एक तरीके से होता नहीं उंगली करना किसी को, तो वो अंग्रेज उनको आंतरिक मामले में उंगली कर रहे थे। रियासतों के विवादों में कंपनी की मध्यस्थता, और रियासत कोई भी रियासत होती थी उनमें कोई भी विवाद हो जाता था तो उनके बीच में जो मध्यस्थता करता था वो कौन करता था, अंग्रेजी किया करते थे। मतलब सेटलमेंट का पूरा मामला अंग्रेज देखते थे। कोई भी मामला हो गया तो वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब कंपनी मतलब जो रियासतें थी उनका कोई भी औचित्य नहीं रह गया था, ये कहने का मतलब है मेरा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे कौन सी ये नीति लाते हैं। अब इनकी जो सेकंड नीति आती है दोस्तों, व्यापकता का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। व्यापकता का सिद्धांत, एक तो हमने सहायक संधि देख ली, अब हम क्या देखेंगे, व्यापकता का सिद्धांत देखेंगे। हड़प नीति का सिद्धांत जिसको बोला जाता है, गोद नीति निषेध जिसको बोला जाता है, अगर अंग्रेजी में इसको बोलना चाहें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, हड़प नीति बोला जाता है। अब कैसे कैसे इसमें क्या होगा अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ। इसकी भी पृष्ठभूमि देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से लेकर 56 तक गवर्नर रहते हैं, एक साम्राज्यवादी जनरल था, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार करने के लिए, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको भारत में विस्तारित करने के लिए इसने अलग अलग नीतियां अपनाई। क्या क्या नीतियां अपनाई, जैसे कि युद्ध किए, कुशासन का आरोप लगाया, कंपनी की बकाया धनराशि और व्यापक सिद्धांत, ये सारे के सारे इसने फंडे इस्तेमाल किए, इनको अपनाया था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। अब देखिए इसने और क्या किया। डलहौजी ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अधिकतम लाभ के लिए इन नीतियों को अपनाया था। देख तो एक क्या क्या किया इन्होंने, जो औद्योगिक नीति चल रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, औद्योगिक क्रांति आ गई थी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
अधिकतम लाभ के लिए इन्होंने इन नीतियों को अपनाया था। अब आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। व्यापक सिद्धांत ब्रिटिश अधीन किसी रियासत का पैतृक वारिस न होने पर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। अभी जो व्यापक सिद्धांत था ये क्या था, देखिए दोस्तों, किसी भी रियासत का जब कोई पैतृक वारिस नहीं होता था, जैसे कि मान लिया कि कोई व्यक्ति है ए है, ये किसी भी रियासत का क्या है, नवाब है या शासक है। अब इसका क्या है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये किसी को गोद नहीं ले सकता। अगर ये गोद लेगा किसी को तो ये अंग्रेज उसको नहीं मानेंगे, तो गोद लेने की व्यवस्था का इन्होंने निषेध किया था। अगर कोई पैतृक वारिस नहीं है तो वो राज्य आपका क्या है, अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा, वो रियासत आपकी अंग्रेजों की रियासत हो जाएगी। तो वो रियासत इनकी क्या हो जाएगी, अंग्रेजों की हो जाएगी, जहाँ पे कोई वारिस नहीं होगा, एक तरीके से उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। गोद लेने की प्रथा पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था डलहौजी ने। तो बातें आपको समझ में आई होंगी कि व्यापक सिद्धांत किस तरह से काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने व्यापक सिद्धांत के जरिए किन किन क्षेत्रों को अपने साथ ले लिया था। देखिए यहाँ पे व्यापक का सिद्धांत जो था वो देशी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, व्यापक सिद्धांत देशी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कैसे होता है ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सतारा एक देशी रियासत होती है जिसका 1848 में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं आप लोगों को, एक तो आपकी क्या है सहायक संधि है, एक आपकी क्या है व्यापक का सिद्धांत है। तो बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि व्यापक सिद्धांत में मतलब मिलाया गया है या देशी रियासत में मिलाया गया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की अपनाया गया है, तो ये सारी चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को बड़ा ही धैर्य रखना होगा कि कैसे हम लोगों को याद करना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है ये देशी रियासतें जो हैं, कुछ देशी रियासतें आपकी हड़प नीति के जरिए आई, कुछ देशी रियासतें आपकी सहायक संधि के जरिए आपकी क्या है मिला ली गई। तो सतारा सबसे पहली ऐसी देशी रियासत थी जो व्यापक के सिद्धांत के जरिए हड़प नीति के जरिए मिलाई गई थी, जो कि 1848 में मिलाई गई थी। जैतपुर को मिलाया गया, संबल को मिलाया गया, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारी की सारी क्या है देशी रियासतों को विलय कर लिया गया था। आपको डेट वाइज यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैसे कि सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर को 1849 में मिलाया गया, बघाट को 1850 में, उदयपुर को दोस्तों 1852 में अंग्रेजों ने मिला लिया, विलय कर लिया हड़प नीति के जरिए। झांसी की रानी होती है ना, उनका भी क्या होता है, एक तरीके से उनका भी क्या होता है, कोई वारिस नहीं होता है, तो वो गोद ले लेती हैं एक पुत्र को, लेकिन अंग्रेज उसको नहीं मानते हैं, तो इसको भी ये मिला लेते हैं। और नागपुर को भी ये मिला लेते हैं 1854 में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सारे के सारे राज्य जो हैं इन पे क्या था, इनके पास कोई भी वारिस नहीं था और इनको इस तरह से मिला लिया गया था हड़प नीति के जरिए। अब आगे देखते हैं कि ब्रिटेन ने और चीजों पे कैसे अपना नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटेन का भारत के सीमावर्ती जो देश थे उनके साथ क्या संबंध थे, जैसे कि आपका अफगानिस्तान हुआ, आपका नेपाल हुआ, आपका तिब्बत हुआ, बर्मा हुआ, इनके साथ क्या इनके संबंध थे। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख देशों के साथ संधियां इन्होंने की अंग्रेजों ने, क्या नेपाल के साथ 1816 में, 1855 में बर्मा के साथ, 1904 में तिब्बत और 22 में अफगानिस्तान के साथ इनकी क्या है संधियां होती हैं। सबसे पहले एक तरीके से आप लोग क्या देख लीजिए, आंग्ल नेपाल संबंध को देख लीजिए। तो आंग्ल नेपाल संबंध के बारे में मैं थोड़ी सी स्लाइड लेके आया हूँ। क्या 1813 से लेके 1816 तक इनका युद्ध चलता है और 1816 में इनकी क्या हो जाती है, अंग्रेजों के साथ संधि हो जाती है। और नेपाल को अंग्रेजों ने अपना मित्र राष्ट्र बनाया था, दोस्त बना के रखा था। इनको दोस्त बना के रखा था अंग्रेजों ने, दोस्ती इनके साथ कर ली थी। तो आप लोगों को ये दोस्ती याद होनी चाहिए अंग्रेजों और नेपालियों की। अंग्रेजी गवर्नर इस समय कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। और तराई क्षेत्र में सीमा का निर्धारण करना था, क्योंकि वहीं पे तो आपका ये पड़ता है नेपाल, तराई क्षेत्र में। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको पता लगेगा कि तराई क्षेत्र कहाँ पे है, तराई क्षेत्र होता क्या है, और भारत में जो तराई क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो तराई क्षेत्र का सीमा विवाद था। परिणाम क्या हुआ, सगोली की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों और नेपाल के बीच में संधि होती है और नेपालियों को क्या होता है, अंग्रेजी सेना में
गोरखा रेजिमेंट बनाया गया था। मतलब एक तरीके से सीधे सीधे अगर बोलूं, सिंपल भाषा में बोलूं, तो अंग्रेज और नेपाल दोस्त बन गए थे और अंग्रेजों ने नेपालियों को अपनी सेना में एक टुकड़ी के तौर पे रख भी लिया था। उनको मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल अपनी सेना में दे दिया था। इस तरह से आप बेसिक लेवल से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, आंग्ल बर्मा संबंध आप लोग देख लीजिए। अभी नेपाल देखे, अब आंग्ल बर्मा संबंध। यहाँ पे सीधे सीधे उनके युद्ध ही देख लेते हैं। तो युद्ध क्या है, 1824 में इनका प्रथम युद्ध होता है और अंग्रेज उसमें जो गवर्नर होता है वो लॉर्ड हेमरस्ट होता है। कौन होता है? एम हर्स्ट होता है। और इसने क्या किया था, बर्मा ने असम पर कब्जा कर लिया था। किसने? बर्मा ने। अब यहाँ पे संधियां भी होती हैं। यान्दूब की संधि जो कि 1826 में होती है। एम हर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी जाती है। जो एम हर्स्ट होता है ना, उसको अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि मिलती है। और द्वितीय जो युद्ध होता है इनका आंग्ल बर्मा का, लॉर्ड डलहौजी के काल में होता है। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति क्या होती है कि बर्मा द्वारा, एक तो यहाँ पे डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति होती है, इसलिए यहाँ पे युद्ध होता है। और बर्मा द्वारा यान्दूब की संधि का उल्लंघन होता है। जो बर्मा की जो यान्दूब संधि होती है ना अंग्रेजों के साथ, तो बर्मा उसमें क्या करता था, क्योंकि बर्मा जीत में होता है तो बर्मा उसको उल्लंघन कर देता है। और फिर यहाँ पे आगे देखिए रिजल्ट में क्या होता है। कोई भी संधि तो नहीं होती है, बर्मा की तटीय सीमा पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। जब कब्जा ही हो गया तो संधि किस बात की रह गई फिर। तृतीय युद्ध आपका कब होता है इनके साथ? लॉर्ड डफरिन के काल में 1885 में। बर्मा का फ्रांसीसी से मैत्री संबंध हो जाता है, इसीलिए इनका युद्ध भी होता है, क्योंकि ये फ्रांसों से संबंध बना लेते हैं और अंग्रेज क्या है इस बात को बिल्कुल भी पचा नहीं पाते हैं। तो युद्ध तो होना ही था। जैसे कि वो गाना है ना कि प्यार तो होना ही था, तो युद्ध तो होना ही था। बर्मा का अंग्रेजी राज्य में विलय और राजधानी ये क्या बना लेते हैं, अपनी रंगून को राजधानी बना लेते हैं और बर्मा में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब ये सारी बातें पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कि बर्मा पर अंग्रेजों का पूरा आधिपत्य हो गया था। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि वहां पे अंग्रेजी राज में विलय की बात कर रहे हैं, उपराज्यपाल की वहां पे नियुक्ति कर रहे हैं। तो एक तरीके से मैं बोलूं तो बर्मा क्या था, अंग्रेजों के साथ मिल गया था, यानी कि अंग्रेजों ने बर्मा पे कब्जा कर लिया था। अब आंग्ल तिब्बत संबंध आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, आंग्ल तिब्बत संबंध को देखिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है पॉइंट, सिर्फ आप लोग इतना देख लीजिए कि 1904 में युद्ध होता है और अंग्रेजी गवर्नर वहां पे लॉर्ड कर्जन होता है 1904 में। और लहासा की संधि होती है। क्या होती है? लहासा की संधि, ये आप लोग देखिए 1904 का युद्ध है बर्मा मतलब तिब्बत के साथ। अब आगे देखिए आंग्ल अफगान युद्ध। छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब आप लोगों को केवल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ खाली। जैसे कि होता है कि मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के किनके क्या संबंध थे। तो अफगान के साथ क्या है, प्रथम युद्ध होता है 39 से 42 में। उस समय जो 1839 से 42 में होता है, अंग्रेज गवर्नर होता है ऑकलैंड और एलन बिरो, लॉर्ड ऑकलैंड और एलन बिरो होता है। और क्या होता है, कारण क्या होता है कि लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन बिरो बनाम दोस्त मोहम्मद खान रूस से संधि करते हैं। क्या होता है, ये रूस से संधि कर लेते हैं और इसी के कारण क्या होता है, इनका युद्ध होता है। कौन, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा संधि कौन करता है, दोस्त मोहम्मद खान जो होते हैं वो रूस से संधि कर लेते हैं। और ये ऑकलैंड और एलन बिरो को बात बिल्कुल भी नहीं पाती है, इसीलिए इनके बीच में 1839 से 42 तक क्या होता है, एक युद्ध होता है। अब इस युद्ध में होता क्या है, ऑकलैंड, शाहशुजा और रणजीत सिंह ने त्रिपक्षीय संधि की। अंग्रेजों की जीत पर भारी नुकसान हुआ। क्या है, अंग्रेजों की जीत पर इनको भारी नुकसान हुआ। किनको नुकसान हुआ? अरे भैया अफगानों को नुकसान हुआ, अंग्रेजों को थोड़ा ना नुकसान होगा। इस तरह से क्या होता है, फिर द्वितीय युद्ध की भूमिका तैयार हो जाती है इनकी। और द्वितीय युद्ध 1878 में 80 में होता है। लॉर्ड लिटिन वहां पे होते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिजरायली जिनको बोला जाता है, और लॉर्ड लिटिन की आक्रामक नीति यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे गंडमक की संधि होती है। तो ये युद्ध भी एक तरीके से क्या है, अंग्रेजी जीतते हैं। तृतीय युद्ध लॉर्ड वायसराय डफरिन के काल में होता है। बर्मा की फ्रांस से बढ़ती निकटता, क्योंकि बर्मा भी कहाँ जा रहा था, यहाँ पे बर्मा नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बर्मा यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पे बर्मा नहीं, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से
अफगान है। अफगानों का क्या है, फ्रांस से बढ़ती निकटता थी और इसी कारण क्या है, फ्रांस से भी और रूस की बढ़ती आक्रामकता और प्रथम विश्व युद्ध, ये सारी बातें हो रही थी। इसी कारण ये क्या है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या है, 1922 में आंग्ल अफगान संघर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। एक तरीके से मैं बोलूं तो अफगान भी अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी बातें थी, इतने सारे नीतियां इन्होंने साम्राज्यवादी नीतियां अपनी अपनाई और किन किन को मिलाया, किन के साथ दोस्ती की, किन के साथ युद्ध किया, सारी बातें हमने समझी। अब आगे आज की क्लास तो यहीं तक थी, लेकिन मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ। अगली क्लास हमारी भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां व उनके प्रभाव रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा उपनिवेशवाद के चरण, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए आप लोगों को क्लास कैसी लगी है? क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों हमको सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पे कमेंट के जरिए बताइए कि वीडियो कैसी लगती है और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को वॉच कीजिए और क्लास को कम्प्लीटली वॉच किया करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कम्प्लीटली वॉच करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।